अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर फारूक बलोच। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को। दिस इज़ लेक्चर 3 ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और इसमें हम ख़ास तौर पर एआई के एस्पेक्ट को देखेंगे कि एआई के दौर में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लाइफ साइकिल में क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, प्रोफेशनल्स कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर फारूक बलोच, मैं हूँ पीएचडी इन मैनेजमेंट साइंसेज़ और मैं एक यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर भी हूँ और मेरा मोर देन 13 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के डोमेन में। तो सबसे पहले हमने इस लेक्चर में मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल समझना है, ताकि हम सब की मीनिंग एक हो। इंटरनेशनली जितने भी लोग आज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं या समझते हैं उसको, उनकी भी यही मीनिंग है। और ये सिमिलर जो डेफिनेशंस होते हैं, ये मीनिंग्स होती हैं, ये हमें हेल्प करते हैं ताकि हम क्रॉस बॉर्डर टीम्स के साथ काम कर सकें, ग्लोबल टीम्स के साथ काम कर सकें। और हम ये देखेंगे कि फेजेस क्या होते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के। दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे, और उसका जो अगला फेज़ है उसमें हम ये देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की, और फिर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एआई एरा में कैसा होगा। सबसे पहली चीज़ है कि हम ये देखें कि जो प्रोजेक्ट की जो लाइफ साइकिल है वो है क्या चीज़। बहुत सादा अल्फाज में प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज अ सीक्वेंस ऑफ फेजेस दैट अ प्रोजेक्ट पासेस थ्रू फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। कोई भी प्रोजेक्ट जो शुरू से लेकर एंड तक जिन फेजेस के में गुजरता है, उसको प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। ऑब्वियसली ये जो फेजेस होते हैं, ये सीक्वेंस में होते हैं, एक प्रोसेस में होते हैं। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है कि ये हमें एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में काम करने में हेल्प करता है, ताकि जो प्रोजेक्ट के पहले और दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टेम्परेरी होता है, टाइम बाउंड होता है, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, उसके अंदर हमने इसको कंप्लीट करना होता है। तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एक साइकिल बनाने में हमें हेल्प करता है, एक सीक्वेंस फॉलो करने में हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली इससे हमें सही क्लियर डायरेक्शन मिलती है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, इट प्रोवाइड्स अ क्लियर डायरेक्शन। दूसरी चीज़ ये है, इट इम्प्रूव्स प्लानिंग कंट्रोल, कि आपकी जो प्लानिंग है उसमें कंट्रोल आ जाता है। आपको पता है ये फेज़ हो गया, फिर अगला फेज़, फिर दूसरा फेज़, फिर तीसरा फेज़। और इसके अलावा ये फिर क्योंकि अब एक सीक्वेंस से है, तो ये रिस्क को भी कम करता है और आखिर में डिसीजन मेकिंग को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि जब जिसके पास जो स्टेज होगा, वो ज़िम्मेदार होगा उस स्टेज को इम्प्लीमेंट करने का और बेटर डिसीजन लेने का। सो फेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस लेक्चर का। सबसे पहली चीज़ ये होती है किसी भी प्रोजेक्ट में, वो होता है उसके इनिशिएशन फेज़ का। आपने प्रोजेक्ट शुरू किया, आपने कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, उसकी जो आपको आइडिया आता है वो फेज़ है। आप कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, उसका फेज़ है, इनिशिएशन फेज़ है। आप कोई डिग्री लेना चाहते हैं, उसका इनिशिएशन फेज़ है। ये किसी भी प्रोजेक्ट का, बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, उसका इनिशिएशन फेज़ है। दूसरा क्या होता है? प्लानिंग फेज़। उसके बाद आप कहते हैं कि अच्छा, मैंने ये चीज़ बनानी है और मैंने इतनी बड़ी कोई बिल्डिंग बनानी है, या 10 रूम की बिल्डिंग बनानी है, या आप कहते हैं कि मैंने प्रोडक्ट बनाना है और ये प्रोडक्ट इतने जो है ना लोगों को एक्सेस करेगा, और इस साइज़ का प्रोजेक्ट होगा, तो आप थोड़ा बहुत आप उसकी प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट फेज़ जो होता है वो होता है एग्ज़ीक्यूशन का। जब आपने देखा कि साइज़ ऑफ द प्रोजेक्ट क्या होगा, फाइनेंशियल चीज़ें क्या होंगी, प्लानिंग सारी हो गई, कौन-कौन बंदे करेंगे, फिर आप उसकी एग्ज़ीक्यूशन की तरफ जाएँगे। तो ये थर्ड फेज़ ऑफ द प्रोजेक्ट है। और जब आप एग्ज़ीक्यूट कर रहे होंगे, फिर एग्ज़ीक्यूशन के दौरान ही आपका जो है ना फोर्थ फेज़ शुरू हो जाएगा, व्हिच इज़ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग फेज़। जैसे हमने कहा ना कि ये क्योंकि स्टेज वाइज़ है, तो सीक्वेंस में आप ऐसे ही फर्दर जो एग्ज़ीक्यूशन है उसको भी स्टेज वाइज़ करेंगे। उसमें आप देखेंगे, माइलस्टोन सेट करेंगे, डेडलाइन सेट करेंगे, मॉनिटर करेंगे। जो भी बंदा कर नहीं पा रहा होगा, उसको थोड़ा फास्ट करने की ज़रूरत होगी, रिसोर्सेज़ की कहीं न कहीं ज़रूरत पड़ेगी। तो हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में थोड़ा-सा वेरिएशंस का भी एक कांसेप्ट पढ़ेंगे कि कास्ट में वेरिएशंस कैसे आती हैं, उनको हम कैसे हैंडल करेंगे। आखिर में जो है ना क्लोजिंग फेज़ आता है। प्रोजेक्ट क्योंकि टेम्परेरी शॉर्ट टर्म काम होता है, तो इसको क्लोज़ लाज़मी करना है। इसका ये आपने माइंड में लाज़मी रखना है कि इनिशिएट करके फिर क्लोज़ करना है। इसको कहते हैं प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल का फेज़। तो थोड़ा-सा डिटेल में हर फ़ेज़ को हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट आइडिया इनिशिएशन जो होता है, इसमें आइडिया हम करते हैं, आइडिया आइडेंटिफिकेशन, फिज़िबिलिटी एनालिसिस करते हैं कि क्या पॉसिबल है या नहीं है। प्रोजेक्ट चार्टर डेवलपमेंट देखते हैं कि प्रोजेक्ट का कैसे जो है ना फर्दर उसकी चेकलिस्ट बनाएँ, उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को देखें, और आखिर में स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफिकेशन, ये इनिशिएशन का फ़ेज़ होता है। दूसरा क्या है कि इनपुट इनिशिएशन फेज़ में जो की आउटपुट हमें चाहिए होता है, जो रिज़ल्ट हो, वो एक प्रोजेक्ट चार्टर बनना चाहिए, एक बिज़नेस केस बनना चाहिए, एक हाई लेवल रिक्वायरमेंट का हमारे पास एक डॉक्यूमेंट बनना चाहिए, और इनिशियल हमें रिस्क आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए कि कौन-कौन से इसमें रिस्क हो सकते हैं। दूसरा फेज़ है प्लानिंग का। प्लानिंग में हमने क्या करना है जी, स्कोप आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद एक्टिविटीज़ को शेड्यूल करना है,
और उसके बाद हमने क्या करना है, कॉस्ट की एस्टिमेशन करनी है और रिसोर्सेज की भी ऑब्वियसली प्लानिंग करनी है कि कौन कौन से रिसोर्सेज हमें चाहिए होंगे, और रिस्क की भी प्लानिंग करनी है कि फेलियर किस हद तक हो सकता है, कितना ज़्यादा बजट आ सकता है, फेलियर के कौन कौन से हमें कहाँ कहाँ से रिस्क है जिससे हमें फेलियर होगा, ताकि हम उसको पहले से मिटिगेट कर सकें। और प्लानिंग में हमारे जो आउटपुट होते हैं, पहली चीज़ होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान हमारे पास होना चाहिए, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होना चाहिए। WBS हमारे लिए कोर चीज़ है कि हमने इसको, प्लानिंग तभी हो सकती है जब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होगा, फिर शेड्यूलिंग एंड बजट करना है हमने, और रिस्क मैनेजमेंट का प्लान बनाना है। ये हमने प्लानिंग फेज का आउटपुट हमें चाहिए अपने प्रोजेक्ट का। तीसरा स्टेज एग्जीक्यूशन का है। एग्जीक्यूशन में आप क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं, आप टीम्स को मैनेज करते हैं, स्टेक होल्डर से बात करते हैं और इंश्योर करते हैं कि क्वालिटी काम हो। जो एग्जीक्यूशन फेज में हमें की चीजें चाहिए होती है, वो ये चीज चाहिए होती है कि टास्क के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, टीम लीडरशिप ताकि फेज बन जाए, और प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट भी होती रहे, जो परचेज आपने करनी है, और स्टेक होल्डर्स भी आपके सारे एंगेज हैं। फिर आपका फेज 4 आता है जहां मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग आता है। उसमें क्या काम होता है, हमारा ट्रैकिंग हमने करना है कि भाई क्या चीजें अचीव हो रही है, नहीं हो रही, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बनाने हैं टीम के, और प्रॉपर उसकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होगी। फिर आपने क्या करना है, कंपेयरिंग करना है, और फिर मैनेजिंग, और फिर कंट्रोलिंग। अब ट्रैकिंग में आता है प्रोग्रेस को ट्रैक करना। कंपेयरिंग में क्या आता है, जो हमने प्लान किया था वर्सेस जो एक्चुअल है, उसका गैप हमने देखना है। अगर हम अच्छा जा रहे हैं कंपेयर टू प्लान, तो वह बहुत अच्छी बात है। अगर हम स्लो जा रहे हैं तो हमें थोड़ा सा आगे अगला स्टेप चाहिए होगा, विच इज मैनेजिंग द चेंजेस। थोड़ा बहुत हमने चेंजेस करने हैं, और ताकि हम चेंजेस को भी मैनेज करें, और अगर चेंजेस मैनेज नहीं हो रहे तो हमने रिस्क को कंट्रोल करना है। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ह्यूमन रिसोर्स हो, फाइनेंशियल रिसोर्स हो, अकॉर्डिंगली चेंजेस करने की जरूरत होती है मैनेजिंग और कंट्रोलिंग के फेज में। सो जो हमारा अगला फेज है, जो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग की जो की चीज है, वो हमें जो आउटपुट चाहिए, वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स चाहिए, केपीआईज और डैशबोर्ड्स चाहिए, वैल्यू एंगेजमेंट होनी चाहिए, और एआई बेस्ड ट्रैकिंग टूल्स हमें जो है ना मॉनिटरिंग और कंट्रोल के लिए हेल्प करते हैं। फेज 5 है क्लोजिंग। क्लोजिंग में जो है ना हमने फाइनल डिलीवरेबल्स को हैंड ओवर करना है। बिल्डिंग सोचा था तो बिल्डिंग करें, प्रोजेक्ट सोचा था तो प्रोजेक्ट करें, तो और उसके बाद प्रोजेक्ट की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करें और लेसन सीखें, और फिर टीम को जो है ना रिलीज कर दें। जो भी टीम है जो ऑपरेशंस में उसको रूटीन के हिसाब से देखेगी। तो क्लोजिंग फेज की इंपॉर्टेंस ये है कि फॉर्मल प्रोजेक्ट का क्लोजर होना चाहिए, नॉलेज ट्रांसफर होना चाहिए, स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन हो, और ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग भी होनी चाहिए। अगर हम डायग्राम बना दें प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का, तो आपको ऐसे नजर आएगा कि इनिशिएशन है, प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग है, एंड क्लोजिंग है। एग्जाम्पल जो है ना हम कह सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोई हम जो है ना कोई कंस्ट्रक्शन बना रहे हो, तो आपने सारा जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल हमने पढ़ा है, इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है प्रैक्टिकली। एज ऑफ एआई में बहुत सारी चीजें हमारे पास आसान हो रही हैं। सबसे पहली चीज ये है कि हमारे पास एआई असिस्टेंट प्लानिंग आ रही है। इस तरह के हमारे पास जो टूल्स आ रहे हैं, बी को पायलट, चैट जीपीटी, या आपके पास ग्रो का आपको यूज करते हैं, आप जो भी एआई का असिस्टेंट यूज करते हैं, जो भी वेरिएंट यूज करते हैं, एआई असिस्टेंट आपकी प्लानिंग ये लोग कर लेते हैं। इसके अलावा एआई असिस्टेंट के डिफरेंट टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स आपको हजारों में आप सर्च करेंगे प्लेलिस्ट पे, कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लानिंग का असिस्टेंट मुझे चाहिए, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल फेज वाइज मुझे चाहिए, बहुत से माइंड मैपिंग एआई टूल्स आए हुए हैं। तो एज ऑफ एआई में जो है ना एआई असिस्टेंट प्लानिंग टूल्स अवेलेबल है। दूसरी चीज क्या है, ऑटोमेशन एंड मॉनिटरिंग। इसके लिए ऑब्वियसली एआई यूज होता है। अब तो कैमरास भी ऐसे हो गए हैं जो प्रोडक्टिविटी मेजर करते हैं, सेंसर्स आ गए हैं जो रिपोर्ट करते हैं, खुद ब खुद सिस्टम के अंदर रिपोर्ट जनरेट शुरू हो जाती हैं आफ्टर कैप्चरिंग द साइट्स, एंड वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, काउंट करते हैं चीजों को। प्रिडिक्टिव रिस्क एनालिटिक्स भी एआई में आ गया है। एआई जो है ना दिन रात काम कर सकता है किसी भी रिस्क को जो है ना आइडेंटिफाई करने के लिए। तो प्रोजेक्ट में अगर फॉर एग्जांपल आप एआई के एस्टिमेट्स लगा सकते हैं, थ्रेशोल्ड लगा सकते हैं, तो एआई आपको नोटिफिकेशंस दे सकता है। आखिर में डिजिटल कोलैबोरेशन को एआई एनेबल कर रहा है कि आप वर्ल्ड वाइड ना सिर्फ डिजिटल कोलैबोरेशन लर्निंग के पर्सपेक्टिव ले सकते हैं, बल्कि डिजिटल कोलैबोरेशन आपके लिए दूसरे एस्पेक्ट में भी काम आ सकता है, कि आप मॉनिटरिंग अगर करना चाहें तो आप डिजिटल कोलैबोरेशन से कर सकते हैं। डिजिटल कोलैबोरेशन में एक तो एआई प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हैं, दूसरा ये कि बी टू बी में भी एआई प्लेटफॉर्म आपस में इंटीग्रेट हो सकते हैं। ये जो दुनिया है, ये कंपटीशन का नहीं है बल्कि कोलैबोरेशन का है। हमने कोलैबोरेट उन कंपनीज के साथ करना है जो नागुजीर हैं। जिस तरीके से सोशल मीडिया हर कंपनी के लिए नागुजीर है, जिसके लिए फेसबुक इस तरह की कंपनीज को यूज करना कंपनीज के लिए कंपलसरी है, वैसे ही कंपनीज के लिए डिजिटल कोलैबोरेशन एआई भी कंपलसरी है। कॉमन मिस्टेक जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में लोग करते हैं, वो आपने नहीं करने हैं। प्लानिंग में, मॉनिटरिंग में क्या करते हैं, प्लानिंग में प्लानिंग को स्किप करते हैं, सीधा एग्जीक्यूशन में चले जाते हैं। मॉनिटरिंग में प्रॉपरली देखते नहीं हैं और इग्नोर करते हैं
क्लोजिंग फेज़ को। क्लोजिंग फेज़ को जो है ना, बहुत अच्छे से देखना है, आपने प्रॉपर क्लोजिंग करनी है। बेनिफिट्स क्या होते हैं अगर पीएलसी फॉलो होता है जी? सक्सेस रेट आपका बढ़ता है, बेटर कास्ट और कंट्रोल होता है आपका, रिड्यूस जो है ना फेलियर काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। अगर स्टूडेंट्स को देखा जाए तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को वो डिफाइन करें, उसको समझें, एक्सप्लेन करें फेजेस को और एक पीएलसी डायग्राम करें। अगर की टेकअवेज़ हमने सीखना है वो ये है कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, हर फेज़ इम्पोर्टेंट है और एआई से हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ है नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हम देखेंगे प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स और प्रोजेक्ट शेयर होल्डर्स की एंगेजमेंट को, और साथ-साथ जो है ना, अगर आपने पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा, उनको भी आपने लाज़मी देखना है ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट वक़्त के साथ-साथ समझ आते जाएँ। थैंक यू।